सभी बच्चों टीचर का नाम पता होना चाहिए। मेरा नाम है बेटे धीरज वशिष्ठ। धीरज वशिष्ठ। सभी बच्चे हेडिंग लिखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे नहीं लिख रहे अभी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने लगे हैं बेटे। हम इसका डिस्कस करने लगे हैं बेसिक्स। यानी असाइनमेंट करने से पहले कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक्स। आपने सारे पॉइंट समझने हैं और ध्यान से लिखने हैं। ठीक है। अगर आपको लगे कोई पॉइंट इजी है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। कोई टाइट है कोई मुश्किल है उसको जरूर लिखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन बेटे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका सिंबल हम पी से लिखते हैं। ये क्या है इसका सिंबल। ठीक है, कैपिटल पी से। दूसरी बात बेटे, शाबाश, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इसका बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है, याद रखना। कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप जब भी इस फार्मूले में डाटा पुट करोगे तो एरिया को पुट करोगे मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर। और फोर्स को पुट करते हैं बेटे न्यूटन में। कैपिटल एन इसका सिंबल होता है, न्यूटन यूनिट होता है। और अगर आप इसको न्यूटन में पुट करोगे, एरिया को मीटर स्क्वायर में पुट करोगे, तो प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर का यूनिट आता है पास्कल। पास्कल का सिंबल होता है पी कैपिटल ए स्मॉल। पी कैपिटल ए स्मॉल। इस तरह से टीचर ने अभी अपने बच्चों को सिर्फ 2 पॉइंट बताए। फार्मूला, यूनिट, सिंबल। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटे। अब ध्यान से सुनना जरा, इसका मतलब क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। देखो ध्यान से सुनो। मान लो ये एक पर्टिकुलर जमीन के ऊपर मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। एरिया सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर हवा का दबाव है, बहुत ऊंचा तक हवा जाता है। राइट। तो इस हवा का जो दबाव है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये जो हवा का ऊपर एयर कॉलम है, एयर कॉलम, उसने कुछ ना कुछ अपना वेट बनाया होता है। वेट, एयर कॉलम का जो वेट होता है ना, वो ले लो। और नीचे जो हमने ये वाला एरिया ड्रा करा है ना व्हाइट कलर में, ये वाला एरिया, इसकी कितनी वैल्यू है एरिया की, वो यहाँ ले लो। तो हवा के भार, कितना भार कितने एरिया में पड़ा, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। हाउ मच वेट ऑफ द एयर कॉलम अपॉन हाउ मच एरिया। इस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ऊपर तो आपने फोर्स अपॉन एरिया लिखा था, यहाँ वेट अपॉन एरिया लिख दिया, ये क्या कर दिया आपने। तो मैं बताना चाहूंगा बेटे, फोर्स का नाम वेट भी हो सकता है। वेट की यूनिट भी न्यूटन ही होती है। फोर्स को वेट भी कह सकते हैं। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला सही बैठ गया। राइट। अब ये था लर्निंग पॉइंट 3। लर्निंग पॉइंट 4 देखते हैं क्या है बच्चे। ध्यान से सुनो, फोर्थ पॉइंट। अगर ध्यान से सुनना बच्चे, अगर यहाँ पर ये समंदर का लेवल हो, आप क्या मतलब सी लेवल, ओशन लेवल भी हो सकता है। सी लेवल के बिल्कुल बराबर यहाँ पर जमीन है, ना ऊंची या नीची, ना नीची। बच्चा कहेगा सर जैसे, जैसे मैं उसको बोल दूं गोवा शहर। आपको पता है जो गोवा है उसके बिल्कुल साथ समंदर लगता है।
उधर महाराष्ट्र में, बॉम्बे के पास, मुंबई के पास। तो ये जो गोवा है बेटे, वहां उसकी जमीन का लेवल सी लेवल वाला हो सकता है। सी लेवल, जिस लेवल पर पानी के, समंदर के पानी का स्तर है, उसी स्तर पर गोवा की जमीन कही जा सकती है। तो वहां से अगर देखा जाए कितनी ऊंची हाइट तक हवा होती है, ये वाली हाइट, कि ये कितनी हाइट होती है जिसके ऊपर हवा फैली होती है। तो याद रखना बेटे, ये 8 किलोमीटर होती है अप्रोक्सीमेटली, और इसको बोलते हैं एयर कॉलम हाइट। एयर कॉलम हाइट। तो बच्चा कहता है सर 8 किलोमीटर के ऊपर हवा नहीं होती। होती तो है, लेकिन बहुत कम होती है, लो डेंसिटी वाली हवा कम होती है। इतनी कम होती है कि अगर ऊपर चले जाए हम 8 किलोमीटर के बाद, हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो लोग पहाड़ियों पे जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाना हो, तो वो पीठ के बैग के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। उसमें ऑक्सीजन भरी होती है, क्योंकि वहां पर हवा का प्रेशर, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो याद रखने वाली बात है कि मेनली द एयर कॉलम हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज अप टू 8 किलोमीटर। वैसे ये कम होते होते 12 किलोमीटर तक चला जाती है, 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर के बाद तो बिल्कुल ही हवा खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही। तो कोई बच्चा बोले सर कोई पक्षी 12 किलोमीटर से ऊपर नहीं उड़ सकता? कभी भी नहीं उड़ सकता। किसी पक्षी को 12 किलोमीटर से ऊपर ले जाओ, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, वो मर जाएगा, सांस ही नहीं ले पाए। समझना? तो 8 किलोमीटर से ऊपर ही नहीं जाते पक्षी, 12 तो दूर। कोई बच्चा कहता है नहीं नहीं सर, चील तो चले जाती है, बाज तो चला जाता है, वो भी 12 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर वो, उनके मसल, ब्लड वेसल फट जाते हैं, और अंदर ही अंदर उनके बॉडी के खून हो जाता है, खून के धब्बे फट जाते हैं, और उनकी मौत हो जाती है। ठीक है। अब लर्निंग पॉइंट 5 देखो, शाबाश। लर्निंग पॉइंट 5, अगर मैं पूछूं किसी बच्चे से बेटे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सी लेवल पर, तो उसकी वैल्यू होती है बेटे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ड्यू टू एयर कॉलम, इसको हम 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है? अगर यूनिट एटमॉस्फेयर यूज करेंगे तो 1 लिखना है, लेकिन अगर यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट यूज करोगे, पास्कल वाला, तब इसकी वैल्यू याद रखनी है सभी बच्चों ने, बोलना नहीं है जो मैं वैल्यू लिखने लगा हूँ। कौन सी वैल्यू? 101325। नोट कर लो सारे बच्चे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल 101325 पास। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? किसी किताबों में मिलना नहीं है, फिर कहोगे आप, और पेपर में आ जाना है। 101325 पास्कल। सिक्स, कोई बच्चा कहता है सर ये प्रेशर इतना होता है, और आपने ये वैल्यू लिख दी, ये वाला फार्मूला लगा के, आखिर कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसको मापते हैं? व्हाट इज द मेजरिंग डिवाइस? उस डिवाइस का नाम होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर लिख लो, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। और सेवंथ कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि बैरोमीटर के अंदर, इसके काम करने के लिए इसके अंदर एक लिक्विड डालना पड़ता है, वो लिक्विड कौन सा होता है? उसका नाम आपको पता होना चाहिए बेटे, शाबाश। पेपर में पूछा जाता है उस लिक्विड का नाम, सभी बच्चे याद रखेंगे। Hg, ये मरकरी होता है बेटे, मरकरी मेटल लिक्विड इज पुट इन बैरोमीटर, मरकरी मेटल लिक्विड इज पुट इन बैरोमीटर। सभी बच्चे नोट कर लो। एक पॉइंट और बताना बस मैंने आपको, फिर उसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे। शाबाश, असाइनमेंट। वो कौन सी बात? ये जो मैंने आपको बोला ना, प्रेशर एट सी लेवल, इसको 1 एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। अगर
एटीएम यूनिट यूज करें, एटीएम मींस एटमॉस्फेयर। अगर पास्कल यूनिट करें तो 101325 पास्कल। लेकिन इसकी एक और यूनिट भी होती है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम ऑफ बैरोमीटर, मिलीमीटर और हाइट ऑफ मर्करी कॉलम ऑफ बैरोमीटर। अगर ये लिखना है तब इसकी वैल्यू होती है 760, 760, 760 मिलीमीटर हाइट होती है मर्करी कॉलम की बैरोमीटर में, अगर इस यूनिट में यूज करें। तो वैल्यू उतनी ही है, लेकिन उसको लिखने के तीन तरीके हैं, एक दो तीन, तीनों में से कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगर मैं स्टूडेंट होता आपकी क्लास का और मेरे टीचर ने ये कराया होता, तो मैंने इसमें डाटे वाले पॉइंट जरूर नोट करे होते, 8 किलोमीटर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये फार्मूला। डाटे वाले पॉइंट और फार्मूले वाले पॉइंट जरूर पर जरूर नोट करते होते हैं। अब हम आगे चलने लगे हैं बेटे, शाबाश। असाइनमेंट मैं इसको इरेज करने लगा हूं, नोटेड। Yes. शाबाश, कम टू द असाइनमेंट, हरी अप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। फर्स्ट पढ़ने के बाद उसका ऑप्शन बताओ कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट, और ऑप्शन क्या है बोलो। बोलता बेटा वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल, बोलो कौन सा सही है। बी तो गलत है, गलत है बी। मैंने तो बेटे मिलीमीटर बोला था, इसमें तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। ए ऑप्शन सही है बेटे। तो कोई बच्चा बोलता सर आपने ए ऑप्शन कैसे बोल दिया, मैं कहूंगा बेटे मैंने 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम बोला था ना आपको। बच्चा कहता हाँ जी, लेकिन अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम बन जाएगा। तो बच्चा कहता है सर 10 से डिवाइड क्यों करा आपने, तब मैं उसको बोलूंगा बेटे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, इसलिए। तो उसने ये वाली यूनिट यूज कर ली सेंटीमीटर, मैंने आपको मिलीमीटर वाली बताई थी। तो आपको ये वाला टिक करना चाहिए ए ऑप्शन। कितने बच्चों ने इसको सही करा था, रेज योर हैंड, जो पकड़ लिए थे इस बात को। देखो मुश्किल से 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे, देखो पीछे मुड़ के देखो, ओनली 12 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आए, देखते हैं कौन बच्चा ध्यान से बताता है। क्वेश्चन सेकंड, पिक अप योर ऑप्शन। आप उतनी फिंगर खड़ी करो, अगर आपकी फर्स्ट ऑप्शन है तो 1 फिंगर, सेकंड ऑप्शन है तो डबल, कितनी खड़ी है। क्वेश्चन का मीनिंग बता दूं मैं आपको। अगर हमारा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाए, आप सभी को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101325 पास्कल। अगर ये बाहर का प्रेशर डिक्रीज हो जाए एकदम से, तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। सभी बच्चे कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन बहुत अच्छे। अब मैं बता भी दूं एक बार बेटे, जो ह्यूमन बॉडी है ना, अगर उसका कोई भी ब्लड, ब्लड की नाड़ी देख लें, आर्टरीज और वीन्स और ब्लड वेसल, जो भी कोई भी नाड़ी है ना ब्लड की, ब्लड वेसल बेटे, उसमें जो खून खून फ्लो करता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है, तो उस खून ने इस नाड़ी के अंदर से जो प्रेशर डाला होता है, उतना ही प्रेशर कुदरत ने बाहर से हवा का प्रेशर डाला होता है। दोनों प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट होने से क्या होता है, बाहर का वाला प्रेशर इस खून की नाड़ी को पिचका नहीं पाता, ऐसे दबा नहीं पाता, और अंदर से भी उतना ही प्रेशर है, इसलिए ये वाली नाड़ी ऐसे फूलती नहीं है, ऐसे गुलाई सी फूलती नहीं है ये वाली नाड़ी। तो दोनों प्रेशर मेंटेन होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कहता हवा का प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो गया तो क्या होगा। तो वेरी सिंपल, जब हवा का प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाएगा
तो जो ब्लड वेसल है ना उसके अंदर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम रह जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ब्लड की जो नाड़ी है वो ऐसे सिंपल शेप में नहीं रहेगी, वो फूल जाएगी। जब फूल जाएगी तो वो फट जाएगी, तो ब्लड वेसल फट जाएंगे और इंसान की 10-15 मिनट में ही मौत हो जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन देखो, ब्लड वेसल में बस्ट ड्यू टू इंटरनल प्रेशर बीइंग हायर देन एक्सटर्नल प्रेशर। तो आपका सेकंड क्वेश्चन सही हुआ। जिन बच्चों को ये दो क्वेश्चन सही समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर राइट हैंड। टीचर को इंडिकेशन देनी होती है बेटे, आपको समझ आया कि नहीं आया, सुस्ती ना करो। अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करोगे, अगर समझ आ गया तो राइट हैंड। सुन रहे हो मेरी बात? राइट हैंड खड़ा करना है अगर समझ आ गया। ओके, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, शाबाश, रीड इट एंड टेल योर आंसर। जब एरोप्लेन बहुत ज्यादा हाइट पे चला जाए तो क्या होता है? एरोप्लेन के अंदर क्या होता है? प्रेशर कम हो जाएगा, जितना बाहर है उतना ही रहेगा, नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करा होता है। ये कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? क्वेश्चन 3। देखो बेटे, ग्राउंड के मुकाबले जब एरोप्लेन बहुत ऊंचा चला जाए एच हाइट पर, तब उस एरोप्लेन के अंदर जो प्रेशर है, हवा का प्रेशर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी ऑप्शन चूज करोगे आप इसकी? ए बी सी डी, हाउ मेनी फिंगर्स? इसके अंदर होता है बेटा, इसका आंसर है बी। अगर हमने एरोप्लेन की खिड़कियां खुली रख दी होती जैसे बस की खिड़कियां खुली होती हैं, तब ऊंची हाइट पर जाकर यहाँ पर तो एयर का प्रेशर खत्म ही हो जाता है एरोप्लेन के अंदर, तो अंदर बैठे हुए इंसानों के लिए ऑक्सीजन ही ना होती सांस लेने के लिए, और वो सारे के सारे पैसेंजर मर गए होते। अगर एरोप्लेन की खिड़की होती है ना, उसका कांच बहुत मजबूत होता है, हथौड़े से भी नहीं टूटता। अगर कहीं वो टूट जाए किसी तरह से, तो बाहर वाला, अंदर इसके अंदर से आर्टिफिशियली प्रेशर मेंटेन करा होता है हमने एरोप्लेन के अंदर, वो सारी हवा एरोप्लेन से बाहर निकल जाएगी और इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी, सारे के सारे पैसेंजर मर जाएंगे। इसका मतलब एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर आराम से रहें, इसलिए हमने एरोप्लेन को सारी तरफ से सील कर रखा होता है, बिल्कुल बंद। उसके बाद इसके अंदर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाया होता है, पंप के द्वारा आर्टिफिशियली हवा जमीन से भर के लेके जाते हैं ऊपर, हवा जमीन से हवा भर लेते हैं एरोप्लेन में, सारी तरफ से सील कर लेते हैं, बिल्कुल खिड़कियां बंद कर देते हैं, फिर चलते हैं। कोई भी बंदा एरोप्लेन की खिड़की या इमरजेंसी के डोर को नहीं खोल सकता, खस साफ इंस्ट्रक्शन होती है। अगर आपने ऐसे पंगा कर लिया तो आप तो मरे ही मरे और बाकी के 100 पैसेंजर भी मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी सांस लेने के लिए। ओके, तो इसका ऑप्शन है नॉर्मल प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द यूज ऑफ एयर पंप्स। तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए गिवन प्लेस इज डिपेंडेंट ऑन, किस चीज पर? आपके आंसर बताओ। शाबाश, मैक्सिमम बच्चे वन कह रहे हैं, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही है, लेकिन हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ध्यान से सुनो। अभी अभी टीचर ने बोला था कि जो समंदर का लेवल है उसकी साइड पर अगर गोवा शहर है, गोवा शहर, तब तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना? 101,325 पास्कल। लेकिन गोवा के मुकाबले एक ऊंची हाइट वाला शहर ले लेते हैं, मान लो शिमला ले लिया हमने, तो इतनी जगह पर तो पहाड़ियां ही आ गई, राइट? तो हवा कितनी बची? हवा इतनी बची जितने के ऊपर टीचर ने व्हाइट कलर लगाया, सिर्फ इतनी हवा बची।
ऊपर से तो बराबर है ना हाइट एयर कॉलम की, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर हाइट होती है गोवा से, तो शिमला तो कितनी बचेगी, 8 - H डैश। एच डैश कितना है, जितना शिमला की हाइट है गोवा से वो माइनस करनी पड़ेगी एच डैश। शिमला खुद ही इतना ऊंचा हो गया गोवा से, तो ऊपर हवा तो कम होगी, 8 - H। तो अगर हवा ही कम होगी तो हवा का भार ही कम होएगा। इसका मतलब ऊंची हाइट पर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है। कोई बच्चा बोले सर ऐसे तो एक और शहर होता है वो शिमला से भी ऊंचा है, मान लो उसका नाम होता है जैसे कि ले, LEW ले, तो उस पे जाके तो और भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा फिर। आंसर इज यस। लेह में तो शिमला से भी कम होएगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वहां पर तो एयर की हाइट कितनी रहेगी, सिर्फ इतनी हाइट रहेगी, ऊपर से फिक्स होती है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाइट 8 किलोमीटर गोवा से फिक्स होती है बस। ऐसे नहीं है कि आप शिमला आ गए, शिमला से फिर शिमला से भी ऊपर 8 किलोमीटर होगी, ऐसा नहीं है। गोवा से ही 8 किलोमीटर है, शिमला से कम होएगी, लेह से और भी कम हो जाएगी। ठीक है, हवा का एटमोसफेयर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, पिक अप योर ऑप्शन। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पहाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, हिल्स माउंटेन। कहता जब एक उसके ऊपर जो माउंटेन क्लाइंबर है, जो उसके ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने वाला ये लड़का है ना, जब ये ऊपर चला जाता है तो उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। ए माउंटेन क्लाइंबर एक्सपीरियंस नोज ब्लीडिंग, उसके नाक में से खून आने लग जाता है इसको, नोज ब्लीडिंग। ऐसा क्यों होता है, और हम अपने घरेलू लैंग्वेज में बोले तो उसका नसीब फूट जाता है। एक बच्चे कौन सी ऑप्शन पिकअप कर रहे हो, फिंगर खड़ा करो, 2 3 4 कितना, लेट मी सी, यस, 1 नंबर कह रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हम ए ऑप्शन बोलेंगे। अब इसका मीनिंग समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। हम कहेंगे सर मान लो यहाँ तक हाइट है एटमोस्फियर की, तो अगर ये लड़का जमीन पे था तो इतना प्रेशर, इतना हवा का कॉलम मिल रहा था उसको सांस लेने के लिए। लेकिन जब ये लड़का ऊपर चला गया तब तो उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल इतना रह जाएगा जितना आप पिंक कलर से दिखा रहे हो। सिर्फ इतनी हाइट पे उसको एयर कॉलम से उसको हवा मिलेगा, दबाव मिलेगा। अब ये हाइट तो बहुत कम है, ये हाइट कम होती है तो प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब है जो इस बंदे का जो नाक है उसके अंदर जो ब्लड के वेसल है, अंदर से तो प्रेशर वही है ब्लड के वेसल के 1 एटमोस्फेयर, लेकिन बाहर से प्रेशर बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। इसका मतलब है इसका जो ये ब्लड वेसल है ये एक ऐसी फूली हुई शेप में आ जाएगा, फूली हुई, और फूली हुई शेप में कहीं से ये टूट भी जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, तो यहाँ से खून बाहर आ जाएगा, तो हम कहते हैं नोज की ब्लीडिंग होगी। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, when we go to the high altitude due to lesser air column height, outside pressure will be lesser, but inside the blood vessel there will be high pressure. As a result of this, the blood vessel of the nose can rupture after swallowing, फूलने के बाद रैप्चर हो जाएगा, दैट इज वाई देयर इज नोज ब्लीडिंग, नाक में से खून आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, जल्दी से देखो। We are not able to suck the juice on the moon। जब हम मून के ऊपर, कोई बंदा बैठा, ध्यान से सुनो भाई, एक बंदा ऐसे मून के ऊपर चला गया और वो आप वहां पर, अगर यहाँ पर वो जाके सोचता है कि मैं टेबल पर बैठ के आराम से अपना कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ स्ट्रा के द्वारा, ठीक है, तो क्या वो कोल्ड ड्रिंक को खींच पाएगा टेबल, तो आंसर है नहीं खींच पाता। क्यों नहीं खींच पाता, शाबाश। We are not able to suck the juice with the drinking straw on the moon surface because, कौन सा ऑप्शन है, हरी अप, क्योंकि भाई जितने भी लिक्विड ने फ्लो करना होता है वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है, और प्रेशर का डिफरेंस तब होएगा जब एयर होएगी।
और मून के ऊपर एयर होती ही नहीं है, नो एयर। इसका मतलब ये हो गया कि आप 6th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ए ऑप्शन चूज करोगे, जो आप सही। देखो बेटे 6 क्वेश्चन कर दिए हैं टीचर ने, 6 क्वेश्चन। अगर आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर राइट हैंड, गिव द इंडिकेशन। बेटे जो बच्चे सुस्त हैं वो मेरी क्लास में ना बैठे हैं प्लीज। ओके डाउन। सभी को समझ आ गया। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद असर्शन रीजन करेंगे। सभी बच्चे मेरे टेबल पर देखेंगे। मैं अपना कैमरा फोकस करता हूं, मैं आपको बोतल में एक एक्टिविटी करके दिखाने लगा हूं। हरी अब देखो, टीचर के पास 2 बोतलें हैं और मैं इस बोतल में पानी भरूंगा, जिसके ढक्कन के ऊपर मैंने पहले ही सुराख कर रखा है, होल कर रखा है। देखो छोटा सा होल है सेंटर में, राइट। अब मैं इसके अंदर पानी डालने लगा हूं, इस बोतल से इस बोतल में। लुक हियर। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया बेटे, और ये मैंने होल वाला ढक्कन इसके ऊपर लगा दिया। जब मैं इसको पूरा टाइट करने के बाद उल्टा करूंगा बॉटल को, तो पानी गिरना चाहिए। सभी बच्चे कहेंगे हाँ जी सर, क्योंकि होल है इसमें पानी तो गिरना ही चाहिए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जब मैं इस पानी को बोलूंगा नहीं गिरना, स्टॉप, तो ये रुक जाएगा। जब मैं इसको बोलूंगा गिर जा, तो ये चलेगा। देखना मैं आपका मैजिक करके दिखाता हूं, जादू। लुक हियर, जस्ट इमेजिन। अभी ये पानी गिर रहा है, राइट। आई सेड स्टॉप, नाउ इट इज स्टॉप। Later, I once again give the command to the water to flow. Flow, look there. Stop. Now again, once again, flow. And I said stop. I said stop. Look here. Now it is stop. कितना कहने मानता है, इतने ओबिडेंट तो आप भी नहीं हो। Once again, flow, stop. Have you noticed? Have you magic? किसी बच्चे को पता है ये कैसे करता है, क्यों करता है ऐसे, टीचर का कहना क्यों मानता है? एनीबॉडी? एक बार और करते हैं, फिर मैं इसका रीजन समझाता हूँ। फ्लो, स्टॉप। ओके बेटे, अब मैं इसको आपका मतलब समझाता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है। और यही हमारा आर्टिकल भी चल रहा है, डिफरेंस इन दी प्रेशर। लुक यार बेटे, जो मेरे पास ये बॉटल है, मैंने आपको ये उसका फिगर दिखाया, और आपको पता है बॉटल के लिड के ऊपर मैंने यहाँ होल कर रखा था, और नीचे कंटेनर था, उसमें पानी गिर रहा था। लेकिन मैंने आपको एक चीज मैंने आपसे छुपा ली है बेटे, वो मैंने बताया नहीं। मैंने इस बॉटल की साइड के ऊपर भी एक होल कर रखा है, साइड पे होल। लुक हियर, इस बॉल की साइड पे भी एक होल कर रखा है। दिखाता हूं आपको प्रूफ। ये देखो, ये थोड़ा, ये देखो, इसकी साइड के ऊपर भी होल कर रखा है। ये मैंने आपको दिखाया नहीं था, पर इसका मैं एडवांटेज कैसे ले रहा था, गौर से देखो। मैंने यहाँ पर इसके ना, यहाँ पर अपना थंब रखा हुआ था। तो द मोमेंट आई क्लोज द होल बाय द प्रेशर ऑफ थंब, तो क्या होता है, तो अंदर वाला जो एयर कॉलम है, उसका मैं एटमॉस्फेरिक कॉलम से, जो कि 8 किलोमीटर है, हमने अभी स्टडी करा था, उससे मैं इसका कांटेक्ट खत्म कर देता हूँ। लुक हियर, जैसे ही मैं इसको अंगूठे से दबाता हूँ, तो पानी के ऊपर जो एयर कॉलम है, उसका एटमॉस्फेरिक कॉलम से प्रेशर कट हो जाता है, कांटेक्ट कट हो जाता है। तो यहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, उसकी वजह से ये वाटर फ्लो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लिड के इस तरफ तो अभी भी एयर एयर का प्रेशर है ना, 8 किलोमीटर वाला। तो लिड के होल के इस साइड पर ज्यादा प्रेशर हो गया, और वहां
टॉप पानी के टॉप सरफेस पे कम प्रेशर होता है, लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, मैं अपने थंब से यहाँ प्रेशर रिलीज कर देता हूँ, थोड़ा सा लूज कर देता हूँ बॉटल को, बॉटल के इस होल को, और मेरा अंदर वाला एयर कॉलम बाहर वाले एयर कॉलम से कांटेक्ट में आ जाता है, यानी यहाँ भी ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो फिर ये पानी नीचे फ्लो करने लगता है। तो यहाँ हमने क्या चीज सीखी, हमने ये चीज सीखी, कोई भी लिक्विड जो फ्लो करता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, और अगर हम इस प्रेशर के डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं तो लिक्विड का फ्लो चलता रहता है। अगर इस प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन नहीं करते तो लिक्विड का फ्लो रुक जाता है, जैसे कि हमने इस एक्टिविटी में देखा। ओके, अब ये जो असर्शन रीजन है बेटे, ये आप पर्सनल लेवल पे करोगे और इसकी प्रॉब्लम्स मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में पूछोगे, ठीक है। अब हम साइंस का लेक्चर वाइंड अप करके मैथ का शुरू करते हैं। आज का लेक्चर समझ आया? प्लीज वेव योर हैंड्स अगर समझ आया आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू।